हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से हम एक बार हाजिर है नए वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स लेवल 02। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो है वो ये है कि सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइजेस एंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज स्मॉल q. नाउ दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r इनिशियली। सो हमारे पास दो स्फीयर्स है। पहला जो स्फीयर है उस पर चार्ज है स्मॉल क्यू। दूसरा जो स्फीयर है उस पे भी चार्ज है स्मॉल क्यू। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। तो कूलम्स लॉ अप्लाई करें तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो फोर्स रहेगा के क्यू ऑफ ए क्यू ऑफ बी बाय आर स्क्वायर। सो एफ इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा, जो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। Now, a third sphere C of the same size but uncharged। तो uncharged का मतलब क्या होता है भाई? uncharged जो स्फीयर होता है उसका मतलब होता है कि Q इक्वल्स टू रहेगा वो जीरो। is brought in contact with the first sphere A। तो एक अनचार्ज स्फीयर हम कहीं से लाते हैं और वो अनचार्ज स्फीयर को हम रखते हैं ए वाले स्फीयर के नजदीक में। नाउ देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड स्फीयर बी, और उसको हम बाद में बी के पास भी रखते हैं एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। नाउ व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी एट द सेम डिस्टेंस? तो बात को समझिए कि पहले हमारे पास दो स्फीयर थे ए और बी, दोनों का चार्ज था स्मॉल क्यू। अभी दोनों पे जो फोर्स रहेगा वो फोर्स होगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। Now, a third sphere C of the same size but uncharged, यानी Q equals to 0 होगा। तो ऐसे एक स्फीयर को हम A के पास फिजिकल कांटेक्ट में रखते हैं तो हमें क्या पता है कि अगर स्फीयर्स आइडेंटिकल हो तो चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी Q ऑफ A इक्वल्स टू Q होगा। उसके पास में Q ऑफ C इक्वल्स टू 0 वाला स्फीयर रखते हैं तो इन दोनों का जो चार्ज जो होगा, जो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। दोनों पर चार्जेस इक्वल डिवाइड होंगे, यानी Q ऑफ A डैश विल बी Q बाय 2 और Q ऑफ C डैश विल बी Q बाय 2। तो अब हमें क्या करना है, जो ये C वाला स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है Q बाय 2, उसको रखना है B के पास। तो वापस से B और C दोनों स्फीयर जो है वो आइडेंटिकल है। तो जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमें पता है कि दोनों चार्जेस का एडिशन डिवाइड बाय 2, यानी Q प्लस Q बाय 2 डिवाइड बाय 2, यानी आंसर होगा 3Q बाय 4। तो अभी जो चार्ज होगा Q ऑफ B पे Q था, Q ऑफ C पे Q बाय 2 था। तो जो फाइनल चार्ज होगा वो Q ऑफ B डैश पे हो जाएगा 3Q बाय 4, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन बता के रखी है। और Q ऑफ C डैश पे हो जाएगा 3Q बाय 4। तो हमारे पास अभी जो B और C पे नया चार्ज है उसे हम बोलेंगे Q ऑफ B डैश 3Q बाय 4 और Q ऑफ C डबल डैश 3Q बाय 4। नाउ हमें फाइंड करना है कि A और B के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, यानी A पे जो चार्ज है वो Q बाय 2 है और बी पे जो चार्ज अभी नया चार्ज है वो 3Q बाय 4 है। और अगर हम उनको रखते हैं आर डिस्टेंस पे तो नया फोर्स क्या होगा? तो नया फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के क्यू ए डैश क्यू बी डैश डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो जो नया फोर्स होगा वो होगा एफ डैश के, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q ऑफ B डैश का चार्ज है 3Q बाय 4 और Q ऑफ A डैश का चार्ज है Q बाय 2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी R स्क्वायर। तो F डैश हो जाएगा 3KQ स्क्वायर बाय 8R स्क्वायर। नाउ KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर जो है वो हमारा F है, हमने इक्वेशन नंबर 1 में भी लिखा है। तो ये हो जाएगा 3F/8 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आपको जो है ऐसा टिपिकल क्वेश्चन दे तो आपको पूरा क्वेश्चन लाइन टू लाइन पढ़ना है। दो दो लाइन के हिसाब से आप डायग्राम बनाते जाओ और स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आंसर मिल जाएगा।
तो ऐसे सम जो है वो कई बार आते हैं, तो आपको देखना है कि ए के साथ बी का कांटेक्ट है, बी के साथ सी का कांटेक्ट है, सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे। Now, to similarly equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force of 2 into 10 raised to power minus 5 Newton. Now, a third identical uncharged sphere C, uncharged का मतलब होगा उसके पास जो चार्ज है वो जीरो होगा. Uncharged sphere C is touched to A, then placed at the midpoint between A and B. कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी. तो पहले बात समझते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो सिमिलरली इक्वली चार्ज और आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स है और दोनों पर चार्ज सेम होंगे क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन बताया है. तो ए और बी जो स्फीयर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है. तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे दिया है और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन. सो F इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन. क्योंकि ए पे जो इनिशियली चार्ज है वो चार्ज है स्मॉल क्यू और बी के ऊपर जो इनिशियल चार्ज है वो भी स्मॉल क्यू. सो एफ इज इक्वल्स टू होगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन. अभी हमें क्या करना है, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज यानी क्यू इक्वल्स टू जीरो होगा ऐसा स्फीयर लाना है और स्फीयर सी इज टच टू ए देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी. तो हम एक स्फीयर सी को लाते हैं और सी को टच करवाते हैं ए के साथ. तो सी जो है उसको हमने मिड पॉइंट पे रखा है. तो समझो कि सी जो था पहले अनचार्ज था और उसको हम ए के पास रखते हैं फिजिकल कांटेक्ट के साथ. तो दोनों पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमने सीखा है कि अगर आइडेंटिकल स्फीयर होंगे तो दोनों के ऊपर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो बोलो सी का चार्ज कितना होगा. तो जो सी का चार्ज है वो चार्ज रहेगा Q/2 क्योंकि ये था Q, इनिशियल Q था और ये अनचार्ज था. उन दोनों के बीच में कांटेक्ट करवाया तो सी पर जो चार्ज था वो चार्ज होगा Q/2 और ए पे अभी चार्ज जो होगा वो होगा Q ऑफ A डैश इक्वल्स टू Q/2. क्लियर सी बात है. तो अब समझो कि ए पे चार्ज हो गया है Q से होके Q/2, सी पे जो चार्ज हो गया है वो हो गया है Q/2. ए और सी का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगा r/2 यानी ए और बी का डिस्टेंस था r, हम उसको मिड पॉइंट पे रखते हैं तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो होगा r/2 और बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी r/2 होगा. क्लियर सी बात है. नाउ हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी. तो सी को अगर मिड पॉइंट पे रखते हैं तो सी पर दो तरह के फोर्स लगेंगे क्योंकि सिस्टम में टोटल 3 चार्जेस है. सी पर ए वाला फोर्स लगाएगा और सी पर बी वाला भी फोर्स लगाएगा, पर तीनों के तीन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा. तो सी पर ए के द्वारा जो फोर्स लगेगा आप समझ लो कि यहाँ पे Q/2 चार्ज है और यहाँ पे Q/2 चार्ज है. तो फोर्स ऑन सी बाय ए वो मैग्नीट्यूड में बोले तो ये होगा k इंटू Q/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r/2 का होल स्क्वायर. क्योंकि a का जो अभी का चार्ज है वो Q/2 है और c का जो अभी का चार्ज है वो भी Q/2 है, बट उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r/2 है. सो F ऑफ CA यानी फोर्स ऑन C बाय A इज इक्वल्स टू k Q/2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r/2 द होल स्क्वायर यानी k क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा. बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, फोर्स ऑन सी बाय ए बिकॉज द फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स. तो ए वाला जो स्फीयर है वो सी वाले स्फीयर को दूर ले जाएगा यानी अपने से दूर. तो ये जो डायरेक्शन है आप देख सकते हो कि फोर्स ऑन सी बाय ए की डायरेक्शन है वो बाहर की ओर होगी. या हम फिर ये कह सकते हैं
अलोंग ए सी होगी, यानी ए से लेके सी की ओर होगी, क्लियर सी बात है। ना जो दूसरा फोर्स लगेगा वो दूसरा फोर्स बी के द्वारा सी पर होगा। तो आप समझ लो कि बी पर जो चार्ज है वो क्यू है और यहाँ पे जो चार्ज है वो Q/2 है। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन यहाँ से सी से लेके ए तक होगी। तो फोर्स ऑन सी बाय बी वो बाहर की ओर होगा, यानी हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बताया यहाँ पे। और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से रहेगा के Q/Q/2, क्योंकि इसका चार्ज है Q और इसका चार्ज है Q/2 और नीचे का जो डिस्टेंस होगा B और C का जो डिस्टेंस होगा वो होगा R/2 द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे होगा R²/4 और यहाँ पे होगा Q²/2। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा K × 2Q² यानी हम इसको लिख सकते हैं 2KQ²। अब जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं, अलोंग BC, यानी बी से होके सी की ओर। क्लियर सी बात है। तो आपने देखा कि यहाँ पे सी पे जो है वो दो अलग अलग फोर्सेस लगे, बट वो दोनों फोर्सेस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस के हैं। तो जो फोर्सेस है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस के हैं, हमें फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी। तो सी पे लगने वाले फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में होते तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते, बट यहाँ पे जो फोर्सेस है वो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस के हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सबट्रैक्शन। बट हम आंसर मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हैं, तो हम आंसर लिखेंगे मैग्नीट्यूड में। तो आप समझ लो एक बात, सी जो है वो दो तरह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। पहला फोर्स है फोर्स ऑन सी बाय ए और दूसरा फोर्स है फोर्स ऑन सी बाय बी। क्लियर सी बात है। नाउ जो फोर्स ऑन सी बाय ए है उसका मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे KQ²/R², और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी है उसका मैग्नीट्यूड देखो 2KQ²/R²। तो ये जो फोर्स है वो ज्यादा है और ये फोर्स उसके हिसाब से कम है। तो जितना फोर्स ज्यादा है उसी साइड पे स्फीयर सी जाना चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन। बट बड़े वाले फोर्स में से हमें क्या करना है, बड़े वाले फोर्स में से छोटा वाला फोर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे F(CB) में से हम F(CA) जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उसे बोलेंगे F' और ये होगा 2KQ²/R² माइनस KQ²/R² इज इक्वल्स टू KQ²/R²। बट जो KQ²/R² है वो है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो हमारा जो रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो हमेशा एक चीज आपको याद रखनी कि अगर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमेशा ही उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि सी को दो तरह से खींचा जाता है, एक ये टाइप से यानी F(CA) के द्वारा और दूसरा जो है F(CB) के द्वारा खींचा जाता है। बट जहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा उसकी साइड पे ही सी जाएगा और नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी। सो अगर डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन होगी F(CB) की डायरेक्शन में। क्लियर सी बात है। अब तीसरा न्यूमेरिकल जो है वो कुछ अलग सा न्यूमेरिकल है, आप ध्यान से देखो। यहाँ पे दिया है 2 spheres of copper weighing 1 gram each are kept 1 meter apart। तो हमारे पास दो स्पीयर है पर दोनों के दोनों स्पीयर जो है वो कॉपर के है, दोनों का जो वेट है वो 1 ग्राम है। सो यहाँ पे हमने लिखा है कि जो दो स्पीयर्स जो है वो क्यू चार्ज है, इनिशियली दोनों के पास क्यू चार्ज है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, यानी समझ लो हम 1 मीटर को R सपोज करते हैं। नाउ द नंबर ऑफ electrons in them are 1% less than the number of protons। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात बोली गई है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1% लेस है, बट किससे, प्रोटॉन से। तो कोई भी एटॉम जो होता है उसका चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं,
तो एटम का चार्ज यानी प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब ऐड करें तभी कोई एटम का चार्ज मिलता है। बट यहाँ पे जो कंडीशन दी है वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम आर 1% लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के बीच में। एटॉमिक वेट दे के रखा है, बट एटॉमिक जो नंबर है वो 29 है। तो समझ लो कि न्यूट्रल एटम जो होगा कॉपर का, उसमें 29 इलेक्ट्रॉन होंगे और 29 प्रोटॉन होंगे। तो जो चार्ज होगा वो चार्ज, टोटल चार्ज रहेगा 0। बट यहाँ पे वो कंडीशन नहीं दी है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस दैट ऑफ प्रोटॉन्स बाय 1%। तो टोटल चार्ज हमें कैलकुलेट करना पड़े। बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स हमें फाइंड करना है, तो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़े, इन दोनों के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा। तो पहले चार्ज फाइंड करने के लिए हमें क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला पता है, Q इक्वल्स टू एनी। Q इक्वल्स टू एनी के ऊपर से कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो भी फाइंड करना पड़ेगा। तो जो टोटल चार्ज होगा वो चार्ज होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का जो टोटल चार्ज होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का समेशन होता है। बिकॉज न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो 29 प्रोटॉन्स का चार्ज हो जाएगा 29 E। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1% लेस है। तो 29 के 1% लेस करोगे तो मिलेगा 28.71। और 1% लेस करने के बाद जो चार्ज होगा वो होगा 28.71 E। तो जो टोटल चार्ज रहेगा वो चार्ज ऑन ईच एटम इज 0.29 ही मिलेगा। क्लियर सी बात है। नाउ हमें फाइंड करना पड़े, जो चार्ज तो हमने फाइंड कर लिया है, बट वो चार्ज फाइंड करने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं मिलेगा। अभी हमें पता है कि जो एटॉमिक वेट है कॉपर का वो 63.54 ग्राम है। बट यहाँ पे जो स्फीयर दिया है उसका वेट है 1 ग्राम। तो हमें 1 ग्राम में कितने एटॉम्स होंगे वो फाइंड करना पड़ेगा। सो द नंबर ऑफ एटॉम्स इन 1 ग्राम कॉपर इज इक्वल्स टू द एवोगैड्रोस नंबर डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। सिंपल सा स्टेप लिख के भी आप ये कर सकते हो। तो वो मिलेगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय, ये कंसीडर करना 63.54। नाउ पॉजिटिव चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ कॉपर जो होगा Q इक्वल्स टू एन, हमको पता है फॉर्मूला। तो ये जो N है वो ये रहा, यहाँ पे हमने फाइंड करके रखा है। तो Q इक्वल्स टू एनी के हिसाब से यहाँ पे जो चार्ज मिलेगा वो चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो ये होगा। तो हमें अभी सिंप्लीफाई नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो Q चार्ज है उसकी वैल्यू ये रही और यहाँ पे जो Q चार्ज है उसकी वैल्यू भी ये रही। तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। हमको चार्ज मिल गया है तो हम क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पता है कि एक स्फीयर का चार्ज Q है, दूसरे स्फीयर का चार्ज Q है, दोनों को r डिस्टेंस पे रखा है। तो जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा k² q² बाय r²। k की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻⁹ ऐसा यूनिट्स में। तो वैल्यू रख देते हैं। k की वैल्यू रखने के बाद ये 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय ये होगा 1² इंटू जो पॉजिटिव चार्ज जो हमें मिला है वो पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे रख देंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 0.29 E इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 1.74 इंटू 10⁻15 न्यूटन। तो ऐसे कई सवाल जो है आपको ध्यान रख के करने हैं, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक वेट दिया है, हमें 1 ग्राम का नंबर ऑफ एटॉम्स फाइंड करना है। तो Q इक्वल्स टू एनी भी हमने अप्लाई किया। तो क्लियर रखो, सारे फॉर्मूला आपको याद है और अप्लाई करो तो ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। क्लियर सी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो खास ध्यान से देखना। Now fourth numerical, 3 point charges plus Q each are kept at the vertices of an equilateral triangle of side L. Determine the magnitude and sign of the charge to be kept at its centroid so that the charges at the vertices remain in equilibrium.
अभी समझ लो एक बात कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम होना मैकेनिक्स में भी हम सीखे हैं कि उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का जो समेशन होगा वो समेशन रहेगा जीरो। नाउ एट एनी वर्टेक्स the charge will be in equilibrium if the net electric force due to the remaining three charges is zero। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बता है ए बी और सी। ए पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, बी पर चार्ज भी रखा है प्लस क्यू और सी पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा है। बिकॉज यहाँ पे कहा गया है कि 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू ईच आर केप्ट एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमें क्या फाइंड करना है, हम सेंट्रोइड पे कौन सा चार्ज कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज रखे कि उसकी मदद से ए बी या सी पे कोई भी चार्जेस पे लगने वाले फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो। सो आपको ये डिसाइड करना है कि हम रिजल्टेंट कहाँ पे फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो रिजल्टेंट फाइंड करके रखा है वो रिजल्टेंट फोर्सेस हम यहाँ पे बताएंगे। मतलब प्लस क्यू वाले चार्ज जो है वो प्लस क्यू वाले चार्ज के ऊपर हमें रिजल्टेंट फोर्सेस फाइंड करेंगे। आप कोई भी चार्ज पे कर सकते हो, आप बी पे भी कर सकते हो, आप सी पे भी कर सकते हो, बराबर। यहाँ पे हमने प्लस क्यू वाले चार्ज जो ए पॉइंट पे रखा है उस पर हम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो बी पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और सी पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों मिलके ए वाले पॉइंट पे पहले तो फोर्स लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ए पे लगने वाले फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। तो ए पे पहला फोर्स लगेगा जिसको हमने नाम दिया है F1, वो बाहर की ओर होगा क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो बी के द्वारा ए पर लगने वाला फोर्स हमने नाम दिया है F1, वो बाहर की ओर होगा। और सी के द्वारा ए पर लगने वाला फोर्स वो होगा F2 जो बाहर की ओर है। नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल रहेगा 30 डिग्री। आप समझ सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला जो एंगल होगा वो 30 होगा और ये भी 30 होगा। तो F1 फोर्स जो है वो F1 फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे। तो आप समझ लो पहला जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट होगा यहाँ पे, एक कंपोनेंट होगा ये साइड पे जिसे हम बोलेंगे F1 साइन 30 और F2 का जो साइन कंपोनेंट होगा वो ये वाले डायरेक्शन पे होगा। और F1 का जो कॉस कंपोनेंट है वो F1 का कॉस कंपोनेंट ऊपर की ओर होगा। तो F1 का कॉस कंपोनेंट और F2 का कॉस कंपोनेंट जो है वो दोनों मिलके एक रिजल्टेंट फोर्स बनाएंगे जिसे हम नाम दे सकते हैं F1 cos 30 प्लस F2 cos 30। तो यहाँ पे साइन कंपोनेंट का इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और F1 F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो आप देख लो कि ये डिस्टेंस L होगा और ये डिस्टेंस भी L होगा। तो दोनों जो फोर्सेस है इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो साइन कंपोनेंट ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो रिजल्टेंट होगा उसमें खाली कॉस कंपोनेंट होगा। क्लियर सी बात है। तो चलो आगे देखते हैं फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या होंगे। तो हमने एक चार्ज यहाँ पे रखा है Q वाला चार्ज और Q वाला चार्ज सेंट्रोइड पे रखा है, वो हमें फाइंड करना है। बट समझ लो एक बात कि अगर ये चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखने के बाद जो ये वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर होगा। तो हमें क्या करना है कि ऐसा चार्ज लेना है कि जिसकी मदद से ए पे रखा गया चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए यहाँ पे जो ऊपर की ओर फोर्स लगता है उसको बैलेंस करने वाला फोर्स नीचे की ओर होना चाहिए। क्लियर सी बात है। एक जो फोर्स होगा वो फोर्स होना चाहिए नीचे की ओर
और जो फोर्स नीचे की ओर होगा वो तभी होगा जब हम यहाँ पे सेंटर पे रखने वाले जो चार्ज है उसका नेचर नेगेटिव रखें, क्योंकि नेगेटिव नहीं रखेंगे तो ये लगाएगा रिपल्सिव फोर्स और फोर्स होगा ऊपर की ओर। बट अगर ये नेगेटिव चार्ज सिलेक्ट करते हैं, उसका नेचर नेगेटिव रखते हैं, तो वो प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा और एक फोर्स नीचे की ओर बनेगा और ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर सकता है, तो उसकी मदद से हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकेंगे। सो साइन जो होगी वो साइन सेंट्रोइड पे रहने वाले चार्ज की साइन होगी नेगेटिव साइन। ये क्लियर सी बात है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं रखेंगे तो फोर्स जो होगा वो इक्विलिब्रियम नहीं बनाएगा। नाउ फोर्स जो है, फोर्स एट ए ड्यू टू द चार्ज एट बी, तो वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये वाला डिस्टेंस जो है वो एल है, तो ये होगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर और डायरेक्शन रहेगी अलोंग बी ए, बिकॉज ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। क्लियर सी बात है। नाउ फोर्स एट ए ड्यू टू चार्ज एट सी, सेम बात है, यहाँ पे भी प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू और यहाँ पे भी प्लस क्यू, तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो होगा F2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, बट जो उसकी डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग BC। नाउ जो रिजल्टेंट फोर्स मिला है कॉस कंपोनेंट का ऊपर की ओर, यहाँ पे जो ब्लैक एरो बताया है, F डैश इज इक्वल्स टू F1 cos 30 प्लस F2 cos 30, तो वो F1 और F2 के मैग्नीट्यूड्स देख लो आप, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर हो, और ये भी होगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण यहाँ पे जो फोर्स होगा वो हम लिख सकते हैं 2F1 cos 30 या 2F2 cos 30। जो cos 30 है वो होगा √3/2 और F1 F2 का मैग्नीट्यूड होगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो F डैश हो जाएगा √3 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख लो कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग जी ए, जी से लेके ए तक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। नाउ हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि सेंट्रॉइड पे रहने वाला चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि क्यू वाला चार्ज हमें पता नहीं है, बट मान लो कि यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज हमने सपोज किया और ये वाला चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू। इन दोनों के बीच का अगर हम फोर्स फाइंड करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नीचे की ओर, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अभी हम फाइंड करते हैं, वो होगा के क्यू क्यू बाय ए जी स्क्वायर। आप समझ लो कि ये वाला चार्ज है क्यू और ये वाला चार्ज है स्मॉल क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ए जी, तो यहाँ पे हमने लिखा है के क्यू स्मॉल क्यू बाय ए जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू क्यू, क्यू यानी बड़ा क्यू इंटू छोटा क्यू डिवाइड बाय एजी, जो डिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये डिस्टेंस फाइंड करना हर एक को आना चाहिए। जो डिस्टेंस है वो ट्राइंगल से भी आप फाइंड कर सकते हो। जो ए जी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा L/√3। आप ट्राइंगल की मदद से भी फाइंड कर सकते हो, ये सबको आना चाहिए। नाउ डिस्टेंस का फॉर्मूला रखने के बाद ये फॉर्मूला बन जाता है 1/4πε0, L/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा L²/3 और 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3Q3/L²। नाउ ये जो फोर्स है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि तो ही ए वाले पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ ये बात, तो आप समझ लो कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की ओर होगा, सो दिस मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू F1 प्लस F2, यानी ये दोनों फोर्स के जो कंपोनेंट्स है उसको हमने जो ऐड किया, यानी F1 और F2 का जो वेक्टर समेशन है उसके इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, तो ही ए वाले पॉइंट पे रखा गया जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स हमने फाइंड किया है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। सो आगे लिखेंगे यहाँ पे नेगेटिव साइन, और यहाँ पे जो एफ डैश है वो √3 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर है,
K को हम लिख सकते हैं 1/4πε। तो ये वाला जो फॉर्मूला है और ये वाला जो फॉर्मूला है, दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, तभी ए वाले पॉइंट पे रखा गया जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमें पहले पता नहीं था नेचर क्या रखना है, वो हमने डिसाइड किया कि नेचर होना चाहिए नेगेटिव, तो ही अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दूसरी बात हमें ये पता नहीं थी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कौन सा होगा, तो हमने सारे फोर्स फाइंड करे। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस के इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो आप देख लो कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन में कॉमन सी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे 1/4πε0 और 1/4πε0 कैंसिल हुआ, ये √3 बचेगा और उसके साथ जो है वो Q² भी बचेगा, तो ये इक्वेशन होगी √3Q²। और यहाँ पे बचेगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमें Q इक्वल्स टू नेगेटिव रखना है, तो ये होगा -3Q इक्वल्स टू √3Q²। और Q की जो वैल्यू है, वो Q की वैल्यू जो होगी वो मैग्नीट्यूड तो नहीं कह सकते, बट जो नेचर होगा वो नेगेटिव होगा और वो रहेगा -Q/√3। सो क्वेश्चन जो पूछा है वो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, बट ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, सो इसको ध्यान से समझना। नाउ जो क्वेश्चन में पूछा था मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं +Q/√3, बट जो साइन होगी वो नेगेटिव रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें लानी है। सो क्लियर सी बात है ये। चलो तो आगे बढ़ते हैं। जो फिफ्थ न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है, two point charges of charge values capital Q and small q are placed at a distances of x and x/2 respectively। सो यहाँ पे देखेंगे हम कुछ बनाएंगे इस तरह से डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि +Q जो पॉजिटिव चार्ज है और स्मॉल q जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको कुछ डिस्टेंस के साथ रखा है 4Q पॉजिटिव चार्ज से। सो वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है x, किसके लिए, पॉजिटिव Q चार्ज के लिए डिस्टेंस है x, और स्मॉल q पॉजिटिव चार्ज के लिए जो डिस्टेंस है वो है x/2 डिस्टेंस है। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे दिया है कि ऑल चार्जेस बीइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज q। नेचर यानी वो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव, वो हमें फाइंड करना है, such that the net force experienced by the charge q is 0। सो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है कि C पर जो हमने पॉजिटिव Q चार्ज रखा है उस पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 कब होगा। सो हमें ये फाइंड करना पड़े कि Q पे कितने फोर्सेस लगेंगे, और नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 तभी होता है जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते होने चाहिए। सो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो C वाला पॉइंट है उस पे जो Q वाला चार्ज है वो Q वाले चार्ज पे कितने फोर्स लगेंगे। सो जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या कोई भी फोर्सेस होंगे उसका समेशन हमको क्या बताना है, 0 बताना है, या वो वाले पॉइंट पे जहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है वो वाले पॉइंट पे हम देखते हैं कितने फोर्स लगते हैं और सारे फोर्सेस का एडिशन 0 करवाना है। सो आप ये डायग्राम पर से एक बात देख लो कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो चार्ज का नेचर कौन सा होगा। तो दो तरह के नेचर हो सकते हैं, पहला नेचर तो होता है एक नेगेटिव चार्ज रख सकते हैं यहाँ पे, और दूसरा रख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। दोनों तरह से सोचते हैं। अगर बी वाले पॉइंट पे अगर बी वाले पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो यहाँ पे -Q, समझ लो कि यहाँ पे -Q है, तो ये +Q को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, सीधी सी बात है। तो फोर्स ऑन C/B बनेगा ये डायरेक्शन में, और 4Q वाला जो है वो 4Q वाला चार्ज +Q वाले चार्ज को रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। सो रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण 4Q वाले चार्ज से फोर्स जो बनेगा वो भी ये डायरेक्शन में होगा। तो बात यहाँ पे इस तरह से होगी, आपको समझाता हूँ।
यहाँ पे जो फोर्स होगा 4Q के द्वारा वो ये डायरेक्शन में होगा, और जो दूसरा फोर्स होगा बी के द्वारा वो भी ये डायरेक्शन में होगा। तो आप देख लो कि यहाँ पे अगर नेगेटिव नेचर कंसीडर करते हैं तो दोनों के दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहने के चांसेस नहीं है। तो हमें क्या करना पड़े, हमें जो है इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव कंसीडर करना पड़े। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज इसको कंसीडर करते हैं तो ये प्लस क्यू वाला चार्ज सी पे रखे गए प्लस क्यू चार्ज को ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जो हमने यहाँ पे बताया एफ ऑफ बी, और 4Q वाला जो चार्ज है वो सी पर रखे गए प्लस क्यू के चार्ज के ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जिसको हमने यहाँ पे बताया। तो आप देख लो कि एफ ऑफ ए यानी फोर्स ऑन सी बाय ए और एफ ऑफ बी यानी फोर्स ऑन सी बाय बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो क्यू पे लगने वाला जीरो कब होता है वो फाइंड करना है, तो दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन के होने चाहिए। क्लियर सी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। For the equilibrium of charge Q, the charge capital Q must have the same sign as that of small q और 4Q, जो हमने यहाँ पे समझा है कि Q ये हमें पॉजिटिव लेना है। क्लियर सी बात है। So that the forces F of A which is force on C by A and F of B which is force on C by B are equal and opposite. So F of A is equals to F of B होगा। तो पहले एफ ऑफ ए क्या होगा, आप देख लो कि ये पॉजिटिव चार्ज हमें कंसीडर करना है और ये स्मॉल क्यू कंसीडर करना है, और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा x/2। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए जो होगा वो एफ ऑफ ए होगा 1/4πε0 4Q, इसका चार्ज 4Q और इसका चार्ज Q, 4Q इंटू क्यू डिवाइड बाई x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन C बाई B। यहाँ पे भी डिस्टेंस होगा x/2, तो 1/4πε0 इंटू Q इंटू कैपिटल Q करेंगे क्योंकि यहाँ पे चार्ज है स्मॉल q और यहाँ पे चार्ज है कैपिटल Q, डिवाइड बाय करेंगे x/2 का होल स्क्वायर। तो कौन कौन सी चीजें कैंसिल होती है देख लो, यहाँ पे 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल होगा, x/2 का होल स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर कैंसिल होगा, और ये जो होगा स्मॉल q और यहाँ पे स्मॉल q कैंसिल होगा। तो कैपिटल Q का जो मैग्नीट्यूड हमें रखना है वो हो जाएगा Q इक्वल्स टू 4Q। तो इस हिसाब से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन जो है उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नेचर रखना है, और एक बड़ी बात, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करनी है तो फोर्सेस इक्वल अमाउंट के ऑपोजिट में होने चाहिए, तभी आप वो कंडीशन अचीव कर पाओगे। क्लियर सी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपना सिक्स्थ न्यूमेरिकल। यहाँ पे दिया है a particle of mass m and carrying charge minus q1 is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius r. Now prove that the period of revolution of the charge minus q1 about positive charge q2 is given by t is equals to under root 16 pi cube epsilon 0 mass into r cube divided by q1 q2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम कुछ इस तरह से है। देख लो यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m, उस पर चार्ज है -q1, इज मूविंग अराउंड द चार्ज +q2। तो हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड t। तो समझ लो कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है +q2 ये -q1 वाले चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर ये सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो +q2 वाला चार्ज है वो -q1 वाले चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो -q1 वाला चार्ज यानी जो ये पार्टिकल है
वो सर्कुलर मोशन कब करेगा, जब उसके लिए कोई सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे कूलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होगा सर्कुलर मोशन के लिए। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। So 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square is equals to mv square by r। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच का, वो होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लिख सकते हैं mv square by r के जितना होगा ये फोर्स। तो यहाँ पे जो स्पीड का फॉर्मूला मिला, वो स्पीड का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय mr। तो आप देख लो यहाँ पे एक r और एक r तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद मिलेगा v का ये फॉर्मूला। तो हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे आ जाता है, तो एक चक्कर लगाने के लिए उसको ये सरकमफरेंस का डिस्टेंस कवर करना पड़े। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी 2 पाई आर डिवाइड बाय होगा टाइम पीरियड। बट हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड, तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई आर बाई वी। सो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर अंडर रूट में v का जो फॉर्मूला है वो ये रहा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन 0 m इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय q1 q2। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है, आप ये वैल्यू रखोगे और सिंप्लीफाई करोगे, ये टाइम पीरियड मिल जाएगा। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जिसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट किया, क्लियर सी बात है। तो आगे बढ़ते हैं सेवंथ न्यूमेरिकल पे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस इज 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 न्यूटन। तो यहाँ पे दो आयन के बीच का जो फोर्स है वो दिया है 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 न्यूटन। बट दोनों जो आयन है वो दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। नाउ डेटा लिखेंगे, यहाँ पे फोर्स मिला 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 न्यूटन। उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दिया है 5 एंगस्ट्रॉम। तो हमें पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो फोर्स दिया है, यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है, उसके ऊपर से हम चार्ज ले लेंगे। तो चार्ज दोनों पे सेम है। अब देख लो कि टू पॉजिटिवली चार्ज आयन बोला है, तो Q1 Q2 को हम Q कंसीडर करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल्स टू 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अगर Q1 Q2 को Q रखे तो फोर्स हो जाता है 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज़ टू 9, जो K की वैल्यू है SI यूनिट्स में। Q1 इंटू Q2 हो जाता है Q इंटू Q स्क्वायर। तो उसके ऊपर से हम Q की वैल्यू लाएंगे, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी 10.28 इंटू 10 रेज़ टू पावर -38। अगर किसी कैलकुलेशन में आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो पावर जो है वो पावर इवन होने चाहिए, ऑड नहीं होने चाहिए, क्लियर सी बात है। तो Q का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो होगा 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो हमें चार्ज पता चल गया, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला Q इक्वल्स टू एनी। सो Q इक्वल्स टू एनी लगाने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे n इक्वल्स टू Q बाई, तो Q होगा 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। सो यहाँ पे मिसिंग इलेक्ट्रॉन होंगे दो, n इक्वल्स टू क्या होगा 2। सो क्लियर सी बात है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सारे बेसिक लेवल से हटके न्यूमेरिकल्स देखे। आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही है। तो आप सबको जो है एक एक बार ये सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे तो ही आएंगे। सो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको अलग से लिखने हैं क्वेश्चंस के साथ, क्लियर सी बात है।
तो ये था वीडियो लेक्चर कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जिसमें हमने अलग अलग तरह के बेसिक लेवल से हट के न्यूमेरिकल्स देखे। सो ऐसे ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। सो ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जो कूलम्स लॉ का कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा है, बराबर है। ये सारे क्वेश्चन जो है कूलम्स लॉ की थियरी हो या उसके न्यूमेरिकल हो, सारे बेसिक क्वेश्चन है जो पेपर में निकल के आते हैं। और चैप्टर 1 जो पढ़ रहे हैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, तो इसमें ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।